चोर 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 चोर! ए, चुप करो। मैं हूं ना। तो आप इसे उठाकर क्यों ले जा रहे हैं इसे? मैं ही नहीं, अगर सच में चोर आया होता तो ऐसे ही उठाकर ले जाता। इतनी जोर से चिल्लाकर उठी, ये सोना है या कोई गहने हैं? घर में बच्चों का शोर शराबा है, इसीलिए गार्डन में बैठकर मैचिंग कर रही हूँ मैं। और ऐसा क्यों? ये 30 लाख के चिल्लर हैं। यानी करोड़ों के आसपास। और थोड़ा होता तो आधा करोड़ का हो ही जाता। जब पैसे है तो खरीद कर रखनी चाहिए, कल को हमारी बेटी को ही हम दे सकते हैं ना ये। ओहो, एक तो गहने पहनकर छोटे बच्चों को गोद में लेना मुश्किल होता है, तो वो जो बच्ची है उलूची, जो रात में सांप में बदल जाती है, उससे तो तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होता होगा, है ना? प्रॉब्लम बच्ची को है तो क्या मैं सीधी सादी रहूं? तुम ही तो बोल रही हो कि मैं जो भी कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। वो तो भविष्य के लिए, जब उसकी शादी होगी तब की बात कर रही हूँ। बहुत दूर का सोचती हो तुम तो। मैं उसकी माँ हूँ तो अपनी बेटी के भविष्य के बारे में नहीं सोचूंगी? अपनी बेटी को तुमसे दूध तो पिलाया नहीं जाता, और वो बड़ी होगी तो तुम उसे सोने के गहने दोगी? पहले तो उसका ख्याल रखना सीख लो, बाद में ये सब सोचो। आपकी मेहनत की कमाई नहीं है ना, इसीलिए वो आपको चुभ रही है। वैसे तो ये तो तुम्हारी मेहनत की भी नहीं है, विशाल भैया ने तुम्हारे मुंह पर फेंके और तुमने ले लिए। उनकी चालाकी आपको समझ में नहीं आती। पुंडरीनाथ नाना जी ने ऐसा लिखा है वैसा लिखा है ये कहकर हमारे कानों में फूल लगा कर दिए हैं। क्या बोलना चाहती हो वो जरा ठीक से बोलो। मेरी एक बेटी हुई है जो दिन में इंसान बनकर रहती है और रात में सांप, इसलिए मेरी दीदी 50 करोड़ की संपत्ति देने से इनकार कर रही है और कोर्ट से नोटिस भी लाकर दी है मुझे। ये सब जरूरी है क्या? तो तुम्हें फ्री में क्यों देंगे? वसीयत के पत्र में ऐसी कंडीशन थी इसलिए दिया, समझे तुम? लेकिन मुझे संपत्ति ना मिले इसलिए मेरी दीदी ने ऐसा किया था, और मुझ पर दया करके विशाल जीजाजी ने 10 करोड़ दिए। ये सब नाटक है। ए, कैसी बातें कर रही हो? इतना पैसा देना ही बहुत बड़ी बात है, समझी? लेकिन अगर मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला तो मैं केस कर देती। पुंडरीनाथ नाना जी आकर कहते कि वसीयत के कागज में मैंने ऐसा नहीं लिखा था ना। सही है ना? अगर और 10 लाख खर्च करके मैं भी एक लॉयर को रख लेती और 40 करोड़ मिल जाते मुझे। तुम्हारी सोच कितनी गिरी हुई है मैं भूल ही जाता। हमारे लिए बात कर रही हूँ मैं। एक ही रात मेहनत करने से आपको इतनी सारी संपत्ति मिल रही है, ये सोचना चाहिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ, जो मिला है उसमें खुश हो जाओ। घर की इज्जत मिट्टी में मत मिलाओ। क्या था वो? नागपुर में मुझे नागलक्ष्मी देवी का मंदिर क्यों दिखाई दिया मुझे? फिर उसके बाद श्री चक्र की तरह रंगोली, और उसके बाद संदूक और उसमें आंखें, ऐसा दिखाई दिया। और विशालाक्षी माँ का रूप है, मुझे संदूक पर ये क्यों दिखाई दिया? इसकी क्या वजह हो सकती है माँ? क्या हुआ नैनी, अपने आप से ही बातें कर रही हो? साहब जी, कल सुबह आप फ्री हैं ना? कहीं जाना है? कोई काम है तो बताओ नैनी, मैं तुम्हारे काम से थोड़ा बिजी हूँ, ऐसा बोल के ऑफिस में मेल कर दूंगा। मंदिर जाना है। बस इतनी सी बात? 1 घंटे में वापस आ जाएंगे ना। इतनी सी बात के लिए तुम्हारा पूछना और मेरा छुट्टी लेना जरूरी नहीं है। नागपुर में मुझे नागलक्ष्मी के मंदिर जाना है। अगर कल सुबह भी निकले तो रात तक हम वापस बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। पूछना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हारी अच्छाई के लिए पूछ रहा हूँ। तुम्हें उस मंदिर में क्यों जाना है? माँ के दर्शन के लिए। मेरी माँ ने भी यही बोला था। फिर उसके बाद वो किसी भी मंदिर में नहीं जा पाई। कुछ लोगों का मानना है कि मेरी माँ भगवान के पास चली गई हैं,
और कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी माँ देवी बन गई हैं। साहब जी, शायद आपको वो पुरानी बातें याद दिलाकर मैं परेशान कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि वहां जाने से अच्छा ही होगा। कोई बात नहीं नैनी, भले ही मेरा नुकसान हो जाए, लेकिन मैं दूसरों की खुशियां कभी नहीं छीन सकता। हम जरूर जाएंगे। दर्शन करने के बाद वहां से बहुत ही बहुमूल्य प्रसाद लेकर आना है साहब जी। वो जगह बहुत ही पवित्र स्थान है। जब बहुमूल्य की बात कर रही हो तो जितना हो सके उतने लोगों को घर से ले जाएंगे। सभी लोग? हम दोनों गए तो अच्छा रहेगा। घर पर रहकर भी क्या करेंगे? कभी कभार बाहर ले जाने से एक दूसरे को समझते तो हैं। अगर ये बता दूंगी तो तिलोत्तमा सासू माँ की सोच बदल जाएगी। आप समझ नहीं रहे हैं साहब जी। सुनिए जी, आप सही टाइम पर आए हैं। जरा आईना पकड़िए ना। मैं क्यों पकड़ूं? मुझे रेडी होना है जी। रेडी तो हो गई हो, साड़ी पहन ली, सिंदूर लगा लिया, और क्या चाहिए? ये सब तो मैं रोज ही लगाती हूँ ना, अब तो मेकअप भी करूंगी। अभी तक दिवाली नहीं आई है और तुम संक्रांति के लिए प्रिपेयर हो रही हो। मैं त्योहार के लिए रेडी नहीं हो रही हूँ। आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसीलिए बाकी के घर वाले भी अच्छे से तैयार हो रहे हैं। आप भी ड्रेस में जच रहे हैं वैसे। मेरे कहने का मतलब है कि तुम बिल्कुल एक बैल की तरह इतना सज धज रही हो कि लोग तुम्हें देखकर डर सकते हैं, पता है तुम्हें? आपके ये चुटकुले रहने दीजिए। ये लाइट मेकअप काफी है ना, या थोड़ा और पाउडर लगाऊं? अरे सड़ी हुई शक्ल वाली, इसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स कहते हैं। इसे लगाने से खूबसूरत दिखोगी, लेकिन ये सारी चीजें छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती हैं। भला कोई बच्चों को इतना कॉस्टली मेकअप लगाता है क्या? क्या आप बात कर रहे हैं? अरे बेवकूफ औरत, बात को समझो। मैं जो कह रहा हूँ उसका गलत मतलब मत निकालो। छोटी बच्ची को गोद में लोगी ना, तो तुम्हारे इस कॉस्मेटिक की स्मेल भी अगर बच्चे को आई तो वो सारा दूध उल्टी करके निकाल देगी, समझ रही हो तुम? आज तो दूध नहीं पिलाऊंगी मैं। दीवार पर पटक दूंगा तुम्हें। बस चेहरे पर मत मारना। हाँ, 1 घंटे से मेकअप कर रही हूँ मैं। अगर बिगड़ गया तो दोबारा रेडी होने का सब्र नहीं है मुझ में। ऊपर से साड़ी भी खराब हो जाएगी मेरी। वैसे भी आज हमारी एनिवर्सरी है, मैं अच्छी दिखना चाहती हूँ। तुम्हारा आधार कार्ड है तो जरा दो। अब उसका इससे क्या मतलब? जहाँ लिंग लिखा रहता है ना, वहाँ से डिलीट कर दूंगा कि तुम औरत नहीं हो। फिर और क्या लिखेंगे? यही कि तुम मर गई। कुछ भी। आज शादी की सालगिरह है और मरने वरने की बातें क्यों कर रहे हैं? तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी तो हमेशा हमेशा के लिए नर्क बन गई है। मेरे जैसे बाकी मर्दों को समझ में आए इसलिए करना पड़ेगा। जो भी हो, बोलने के लिए कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। छी, अगर मैं मर भी गया तो तुम इतनी बेवकूफ हो कि लोगों से कहोगी कि मेरे पति देव अच्छे मुहूर्त पर चल बसे। आप कमरे में सिर्फ मुझे गाली देने ही आते हैं क्या? लैपटॉप लेने के लिए आया था। तो ले जाइए, मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं? तुमने ही आईना पकड़ने के लिए कहा था ना। तो कहाँ पकड़ा आपने? और आपकी गाली गलौज रुकी कहाँ? सच कहूँ तो जब पत्नी इतनी खूबसूरत ढंग से तैयार होती है तो कमरे के अंदर आकर दरवाजा। चुप करो। इस बात से खुश हो जाओ कि मैंने तुम्हें धक्का देकर कमरे से बाहर नहीं किया। अब इनकी बात दिल पर लूंगी तो मेरा ग्लैमर घट जाएगा। माँ जी, आज के दिन मेरी बहन सुमन इस घर की बहू बनी थी। अगर आज आप हमारी सासू माँ बनकर हमारी आंखों के सामने होती तो
ये घर स्वर्ग जैसा बन जाता। अरे नैनी तो रेडी हो गई है। अरे एक हीरोइन को तो इतना रेडी होना ही पड़ेगा ना। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। अरे विशाल से छुपकर यहाँ आकर उस मरी हुई गायत्री बड़ी माँ के फोटो के सामने क्यों खड़ी है? अपने दिल की बातें कह रही होगी ये। रुको सुनते हैं। हाँ हाँ। कल जो मैंने सपने में स्थान देखा था वहाँ पर हमारा जाना बेहतर होगा। स्वामी जी ने भी ऐसा ही कहा है। मम्मी ये कौन सी जगह जाना चाहती है? ए, मुझे सुनने तो दो। ये गायत्री दीदी की फोटो को जिंदा मानती है। इसकी बातें सुनकर हमें मामला समझ आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। डम्मो डम्मा, कहाँ जाना चाहती हो नैनी? नागपुर के नागलक्ष्मी माँ के मंदिर जाना चाहती हूँ मैं डमका दीदी। रह रहकर उतने दूर सफर करके माँ का दर्शन करने का मन तुम्हारा कैसे हो गया? उन माँ के दर्शन तो करूंगी, लेकिन एक पुराने जमाने के संदूक को देखना है, वो सपने में आया था। बस इसीलिए वहाँ जाना चाहती हूँ। उस संदूक को लेकर आना है। संदूक? लकड़ी का या सोने का संदूक? हाँ, बेचूंगा तो 10 रुपए भी नहीं मिलेंगे। 1000 का डीजल खर्चा होगा। अरे बेवकूफ। हाँ? जब नैनी को वो चीज दिखाई दी है तो समझ जाओ उसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ, आई सी। नैनी, तुम जाकर ढूंढोगी तो तुम्हें नहीं मिलेगी। मेरे साथ विशाल बाबू और हासनी दीदी भी आ रहे हैं। उनका आना जरूरी नहीं नैनी, बेटी को आना पड़ेगा। गायत्री और गानवी को भी लेकर जाऊं क्या? इतनी दूर वो सफर करेंगी तो दोनों बच्चियां थक जाएंगी। कैसे ले जाऊंगी उन्हें? वो नहीं नैनी, नाग देवता या नाग देवी की बेटी को आना होगा। क्या बोल रही हैं आप? मम्मी अब ये कौन सी बेटी है? अरे सुमन की बेटी उलूची, उनकी बेटी। यही बात डायरेक्टली भी तो बोल सकती है। उलूची बेटी को लेकर जाना है, लेकिन सुमन मानेगी क्या? माँ और बेटी को साथ में नहीं ले जाओगी तो वो संदूक तुम्हें नहीं मिलेगा। अच्छा, सुमन की शादी की सालगिरह है। नागपुर जाने की बात कहूंगी तो मुझसे 100 सवाल पूछेगी वो, और फिर पता नहीं आएगी या नहीं। उलूची साथ नहीं गई तो उस संदूक के लिए जो भी जाएगा उसकी मौत जरूर हो जाएगी नैनी। डमका दीदी, जहाँ जान जाएगी वहाँ जाना जरूरी है। अगर ना जाऊँ तो फिर तुम्हारा भविष्य प्रश्नों से भर जाएगा नैनी। तुम कौन हो ये जानने के लिए उस संदूक का खोलना जरूरी है। आज सुमन की शादी की सालगिरह है और यहाँ इतनी सिंपलिसिटी है। वही तो, हॉल में थोड़ी बहुत सजावट भी नहीं है। अगर हॉल में एक भी बलून फटने की आवाज आई तो वो सुमन को पसंद नहीं है। साउंड पोल्यूशन कहकर इस पर लाखों सवाल उठाएगी। कम से कम कलरफुल लाइट्स या आर्टिफिशियल फ्लावर्स तो होने चाहिए ना। हाँ, वो भी नहीं होगा। जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते वो भी अपनी शादी थोड़ी धूमधाम से करते हैं। लेकिन यहाँ की बात अलग है। ए हास, तुम सेल्फी लेना बंद करो और ठीक से बताओ। हाँ, मेरे पति हर बात पर कहते हैं कि उनकी माँ जो साड़ी पहनती है वही सही दिखती है। हाँ। तब आप ही बताओ मेरे चेहरे पर मुस्कान कहाँ से आएगी? इसलिए जितनी बार हो सकता है उतनी बार मैं खुद को देखकर हंसते हुए सेल्फी लेती रहती हूँ। आपके द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब ये है कि सुमन, आने वाले शुक्रवार के दिन धनतेरस त्योहार पर सोने का भाव बढ़ जाएगा, इसलिए वो अभी से ढेर सारे गहने खरीद कर रख रही है। और ऊपर से इस वेडिंग एनिवर्सरी में वो इतने खर्चे क्यों करेंगे? ओहो, जिंदगी जीना सीख गई है मेरी छोटी बहू, और मैं भी यही चाहती हूँ।
10 करोड़ इसी तरह खर्च करती रहेगी तो आखिर में कुछ नहीं बचेगा और दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। 10 करोड़ में बहुत कुछ खरीद लिया है। चाहे जो भी हो, सुमन पहले से सावधानी बरत रही है। बुआ, उलूची को आपने गोद में लिया है? सुमन ने जो साड़ी गहने पहन रखे हैं वो दोपहर तक उतरने वाले हैं। तब तक के लिए उलूची की देखरेख हम दोनों को ही करनी है। और तब तक वो क्या करेगी? सोने का बोझ ढोना पड़ेगा ना जीजा जी। वैसे कैसी दिख रही हूँ? डम्मो डम्मा, कौन है ये माँ जी? ये ऑस्ट्रेलिया के भिखारी हैं धमाका। क्या तुमने पहचाना नहीं क्या? अरे कितनी सुंदर दिख रही है और तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ, लालच वाली आंखों से सासू माँ गहने को देख रही हैं, सुमन को नहीं। पूरी शक्ल देखने के लिए उस चश्मे को हटाना पड़ेगा। क्या कहना चाहती हैं आप दीदी? हाँ, उस चश्मा को उतारोगी तो तुम्हारी शक्ल दिखे या ना दिखे वो अलग बात है। कम से कम तुम्हारी बेटी उलूची को तुम्हारी शक्ल तो दिख जाएगी। उसका बस यही कहना है सुमन। क्या हुआ जीजा जी? मेरे पति मुझे पसंद नहीं करते हैं, आप भी ताना सुना रहे हैं। परिवार वालों के बीच क्या तारीफ करेगा सुमन? लेकिन विशाल जीजा जी, वल्लभ जेठ जी कोई पराये लोग हैं क्या? कैसी हो सुमन, ऐसा पूछना काफी है ना? अगर तुम खुद को माँ मानती हो तो उलूची को अपने गोद में रख के माँ बन सकती हो। सुमन, अगर तुम विक्रांत बाबू को साथ ले चलोगी तो अच्छी दिखोगी, अच्छा रहेगा। तुम तो अच्छा ही बोल लेती हो नैनी। उलूची की देखभाल कौन करेगा? हाँ, हम है ना सासू माँ। तुम क्यों करोगी बहू? मेरी बीवी को कोई काम तो है नहीं। बच्ची को लेकर थोड़ी देर टहलेगी तो इसका खाना हजम होगा। इन्हें तो सिर्फ बोलना आता है। आपको पता है ना आजकल मैं डाइट पर हूँ। आप भूल गए क्या जी? भूलने की बीमारी तो तुम्हें है। फूफा जी, अगर ऐसे बात करेंगे तो सुमन लेट हो जाएगी। हाँ हाँ। और वो मंदिर जाना चाहते हैं। साहब जी, हम लोग भी किसी जरूरी काम से बाहर जाने वाले थे ना, तो उलूची को साथ ले चले? ठीक है नैनी। बढ़िया, ये सोच बढ़िया है। इतने सारे बच्चों को कैसे ले जाओगी? हाँ, गायत्री और गानवी को साथ में छोड़कर जाएंगे और पुणे को भी यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। हाँ, सुन रही हो ना सुमन? क्या मैं यहाँ से मंदिर जाऊंगी और आप लोग उलूची को लेकर अपने साथ घूमने ले जाएंगे? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो सब छोड़ो, जरूरत पड़ने पर एनर्जी ड्रिंक पिएंगे। ये अपने बच्चों को घर पर छोड़कर तुम्हारी बेटी को आखिर क्यों ले जाना चाहते हैं? ये बेवजह डाउट क्रिएट कर रही है। हाँ दीदी। ऐसे सिंपल पूछोगी तो कैसे होगा? कहाँ और क्यों ले जाने वाले हैं ये नहीं पूछोगी? गहने इतने पहन रखे हैं कि कुबेर के सोने के घड़े जैसे दिख रही है, तो क्या पूछेंगी वो? हे, कैसी बातें कर रहे हो? ये सबके सामने बोल देते हैं और आप लोग अंदर ही अंदर मजे ले लेते हैं।
मैं जानती हूँ जीजा जी आप लोग क्या सोचते हैं। अगर हमें कुछ गलत बोला तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर साहब जी को बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। ठीक है, अब झगड़ने की जरूरत नहीं है। सुमन की बेटी को तुम लोग कहीं ले जाना चाहते हो ना, तो ले जाओ। तुम्हें इसकी माँ की या इसके पापा की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तू कब से उलूची का बाप बन गया भाई, ये बता जरा। वाह, इसीलिए तो ब्रो के साथ भेजना चाहता हूँ। ओहो, हाँ भेज दूंगी मैं। अगर आप एक कागज पर लिख देंगे कि मैं ही उलूची का पिता हूँ तो मैं भेज दूंगी। वरना लोग सोचेंगे कि इस बच्ची को किसने जन्म दिया। आपने क्यों मारा मुझे सासू माँ? ए, मेरा बेटा तुम्हारा पति है। मेरे बेटे की जगह तुम पराये मर्द के बारे में बोलोगी तो तुम्हें जान से मार डालूंगी। ए, जाओ यहाँ से। मम्मी इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? बेचारे ये लोग शादी के सालगिरह के दिन मंदिर जाना चाहते थे, बस और क्या। किसी के ना जाने से भूकंप नहीं आ जाएगा। हमें भी जाने से रोकने के लिए ऐसा करके गई है। क्या हो गया तुम्हें? मुझे तो लगा मेरी माँ का थप्पड़ खाने के बाद तुम कमरे में आकर बिस्तर पर पड़ी रोती रहोगी, पर तुम तो यहाँ मेकअप करने में लगी पड़ी हो। ऐसे कैसे बिस्तर पर पड़ी रहूं? मेरे गले में इतने सारे गहने हैं, अगर एक भी घुस गया तो मेरी सांस रुक जाएगी। तुम फिर से मेकअप क्यों कर रही हो? वैसे भी देखकर अजीब लगता है। हॉल में जब सासू माँ ने थप्पड़ मारा तो मेकअप थोड़ा खराब हो गया था और थोड़े बहुत आंसू की वजह से काजल भी फैल गया था, इसीलिए ठीक कर रही हूँ। मम्मी आप आम तौर पर तो ऐसे हाथ नहीं उठाते हो। ए, अगर तुम्हें मारूंगी तो दर्द किसे होगा? मुझे मारोगे तो दर्द तो मुझे ही होगा ना मम्मी। लेकिन मैंने मारा सुमन को, दर्द हुआ नैनी को। तुमने ध्यान नहीं दिया? लेकिन नैनी ने तो कोई आवाज नहीं की। दर्द के मारे जो कराहते हैं उनसे ज्यादा दर्द उन्हें होता है जो अंदर ही अंदर सहन करते हैं। नागपुर के नागलक्ष्मी मंदिर में पता नहीं कौन सी संदूक है जिसे वो यहाँ लाना चाहती है, लेकिन उलूची के बिना ये बिल्कुल संभव नहीं। ओह, तुमने सुमन को इसलिए मारा ताकि विक्रांत बीच में कुछ ना बोले और नागपुर की यात्रा खारिज हो जाए, है ना? होशियार हो गए हो तुम। मम्मी व्हाट नेक्स्ट? नैनी, सुमन की शादी की सालगिरह के दिन खुशी खुशी उलूची को लेकर वहां जाकर तुम्हारे कहे मुताबिक उस काम को पूरा करके लौट सकते थे। मेरी बहन को उतना तब नहीं बोलना चाहिए था। सुमन के फेवर में सासू माँ हमेशा रहती हैं, लेकिन इस तरह अचानक से हाथ उठाने के बाद हमने जो सोचा उसमें उन्होंने बाधा खड़ी कर दी है। एक ही माँ के कोख से जन्मे दो बहनें
भले ही आज एक साथ ना हो, लेकिन बहू और सासू माँ के रूप में मिल जाएंगे हासिनी। अगर ऐसा हुआ तो अच्छी बात है। सासू माँ को भी मंदिर में साथ में ले जाना चाहिए था और आते टाइम होटल में ठूसने के लिए भेज देना चाहिए था। खर्चा वर्चा मैं उठा लेती। पैसों की प्रॉब्लम नहीं है भाभी। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो और कोई एक इंसान प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रॉब्लम तब होती है। कोई बात नहीं साहब जी, सिर्फ सासू माँ। मेरे पति का भी नाम लो बहन। मेरे पति को 2 लात भी मार दिया जाए तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि लोहे पर हथौड़ा मारना है तो लोहे को पिघलाना पड़ता है और ऐसे लोगों को 2 थप्पड़ तो पड़ने चाहिए। गुरुजी के कहे अनुसार आज तुम नहीं गई तो कल तिथि बदल सकती है हासिनी। शादी की सालगिरह के दिन पति पत्नी दोनों एक दूसरे को विशेष जताकर वो एक साथ बाहर जाकर खुशी खुशी घूमकर फिर वापस आते हैं। आप न कभी विश करते हैं न कभी बाहर ले जाने की बात करते हैं। मेरी दीदी की वजह से आप मुझे मनाने की कोशिश मत करो। तुम हमेशा हर बात को इतना खींचती क्यों? मेरे बोलने से क्या उलूची मेरी बेटी नहीं है? क्या यही कहना चाहती हो तुम? ये सोसाइटी तो यही कहेगी ना कि उलूची विक्रांत वर्मा की ही बेटी है। अगर यही बात आप मुझे लिखित में देंगे ना तो मैं जिंदगी भर उसे देखकर खुशी मनाऊंगी। अगर मैंने तुम्हें लिख कर दिया और तुम उस कागज से कितने घिनौने काम कर सकती हो, क्या मैं नहीं जानता? मम्मी केक लाया हूँ मम्मी। गुड। मम्मी घर में इतने सारे लोग हैं, ये केक काफी है। सिर्फ और सिर्फ सुमन ही कट करेगी वल्लभ। इस कमरे से उसकी खुशबू भी बाहर नहीं जाने दूंगी। जिस तरह कुत्ते को बिस्किट खिलाते हैं उसी तरह सुमन को केक खिलाऊंगी मैं। हाँ, थोड़े सौ रुपए से लाख रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो मम्मी। अरे सिर्फ 10 लाख ही नहीं, 10 करोड़ भी कमाया जा सकता है अगर विश्वास दिलाकर धोखा दिया जाए तो। जरा और एक्सप्लेन करोगी प्लीज मम्मी? इसे ले जाकर हम सुमन से कटवाएंगे, फिर एक टुकड़ा उसके मुंह में ठूंस देंगे, फिर एक ही झटके में वो हमारे रास्ते में आ जाएगी। नागपुर में उलूची को अपने साथ ले जाएगी। चलो चलो। तो अब हम क्या करें? हाँ, अगर किसी को बिना बताए उलूची को ले जाए और वो काम पूरा कर लिया तो कैसा रहेगा? तांडव मचाएगी और क्या। थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं कि विक्रांत कन्विंस कर पाता है या नहीं। मेरे हिसाब से विक्रांत बाबू उसी काम में लगे हुए हैं। हम बस लगा सकते हैं, लेकिन हम सोचेंगे कुछ और, वो लोग करेंगे कुछ और। कौन वो लोग? तुम्हारी सासू माँ और उनकी बहन। उन्हें हम पर शक हुआ क्या? वो हमारे साथ आएंगे क्या? तो आने दो भाभी, सबसे पहले उलूची को लेकर जाना है। अगर वो नहीं आएगी तो हम कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होगा। छोटी बहू। सुमन। लो आ गए भजन कीर्तन करने। ए, हमारे हाथ में तुझे ढोल नगाड़े दिख रहे हैं क्या? तुम लोगों का मुंह ही काफी है। प्यार से बात करने के बाद भी मेरा बेटा मुझ पर शक कर रहा है। मुझे तो खुद पर ही गुस्सा आ रहा है। ठीक है मम्मी। हाँ, वेडिंग एनिवर्सरी पर कोई भी केक लेकर नहीं आया, लेकिन हम लेकर आए। अब खुशी खुशी केक काट लो। क्यों लाए हैं जेठ जी? ये सब नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कोई डेकोरेशन भी नहीं करवाया। क्या तुम मुझसे नाराज हो सुमन? ऐसा कुछ नहीं है सासू माँ, मैंने ही कुछ अनप शनप बोल दिया था। तुम हो इसीलिए मुझे समझ गई। ए, तुम और सुमन एक साथ मिलकर ये केक कट करो।
तुम लोग खुद केक कट करो और उसे खिलाओ। अरे रुक जा अरे रुक रुको जा तो। रुक। उन्हें मेरे पास खड़ा रहना भी पसंद नहीं है। अरे तो फिर उसके बदले मैं खड़ा हो जाता हूँ ना। ए, हाँ? बेवकूफ। मम्मी गलत मत समझो, मैं तो सुमन की रक्षा की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लाओ चाकू दो। अब केक कट करो सुमन। उलूची को नागपुर ले जाने के पीछे तुम्हारी दीदी का कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है सुमन। तुम भी साथ जाकर अपना हिस्सा मांग सकती हो। कैसे, कब, अब ये सब मत पूछना मुझसे, वहां पहुंचने के बाद ही पूछना। सुमन, वेरी गुड। अगर तुम्हारी दीदी में दिमाग है तो उस दिमाग का इस्तेमाल करने का ज्ञान है तुम में। मैं समझ गई सासू माँ। उलूची, यहाँ देखो बेटी, यहाँ देखो, यहाँ देखो। दादाजी बुला रहे हैं, देखो। हैं? दादा क्यों बोल रही हो? मेरे बाल सफेद हो गए क्या? मुझसे क्या पूछ रहे हैं जी? ये सवाल आप अपने बालों से पूछिए। 80 साल का हो जाऊंगा ना, तब भी मेरे बाल ऐसे ही काले रहेंगे। हाँ, बोले फूफा जी, कैसे संभव है? ये कड़ी पत्ते का कमाल है। आम तौर पर तो कड़ी पत्ता को लोग ध्यान नहीं देते, उसे बेकार समझकर साइड में रख देते हैं, लेकिन मैं उसका रस बनाकर रोज नियम से पीता हूँ, तभी मेरे बाल इस उम्र में भी काले हैं। चुप रहिए, अगर किसी ने सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? अरे कभी तो आप लोग रोमांस को थोड़ा सा ब्रेक दिया करो फूफा जी। हासनीन दीदी, कहाँ है मेरी दीदी? आ रही हूँ, लेकिन तुम इतनी उतावली क्यों हो? तुम्हें थप्पड़ मेरी माँ ने मारा था। अगर तुम इस पर किसी और से झगड़ा करोगी तो पता नहीं कौन थप्पड़ मारेगा। अरे सुमन का गुस्सा आइसक्रीम की तरह है, देखते ही देखते पिघल जाता है। हाँ, कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम है सासू माँ? हैं? कप वाली आइसक्रीम। तुम थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखोगी? ठीक है, आपकी बातें भी तो सुननी है, वरना आपको कौन सुनता है इस घर में? सुमन, क्या हुआ है तुम्हें? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने जैसा बोला था वैसा ही करेंगे हम दीदी। क्या मतलब? तुम लोग उलूची को साथ ले जाओ। ढम्मो डम्मा, खुलकर बताओ सुमन। मेरी बेटी के साथ मैं भी आऊंगी। लेकिन तुम दोनों मंदिर तो जा ही सकते हो ना। वही मंदिर आप दोनों लेकर चलिए ना जीजा जी। हम लोग नागपुर नाग लक्ष्मी के मंदिर जाना चाहते हैं। दीदी, क्यों छुपा छुपी खेल रही है बहन? अपनी बेटी को भेजना चाहती है तो भेजेंगी ना? भाभी, दरअसल बात यह है कि अगर उलूची नागलक्ष्मी देवी के दर्शन करेगी तो इसके ऊपर सांप का जो दोष है वो मिट जाएगा, ऐसा नैनी का मानना है। तुम्हारी बात सही है बेटा, लेकिन बेटी के माँ बाप को भी साथ ले जाने में उन्हें भी खुशी ही होगी ना।
वैसे बेटी को छोड़कर कौन सी माँ रह सकती है मम्मी? आप मेरे बेटे को छोड़कर नहीं रहे हो क्या? उलूची से विक्रांत दूर नहीं रहता। आप बीच में बोलते ही क्यों हैं? गुस्सा मत करिए दीदी, जब सुमन आना चाहती है तो ले चलते हैं। तो फिर मैं भी चलूंगा। सुमन के साथ तो विक्रांत को जाना चाहिए, तुम क्यों जाओगे भतीजे? अरे मेरी बीवी के साथ जाऊंगा फूफा जी। इन्हें आगे पीछे का कुछ पता नहीं होता, इसलिए विकी जाएगा ना। सुमन के साथ जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पुत्र, अब जिद करने से काम नहीं होगा, फिर रक्षा करने की जरूरत नहीं, बस एक साथ रहना। हम तो उतनी दूर यात्रा नहीं कर पाएंगे। सिर्फ उलूची ही तुम लोगों के साथ आएगी। मैं भी तो नहीं जा रही हूँ धुरंधरा। मम्मी, अगर तुम नहीं चलोगी तो फिर कैसे चलेगा मम्मी? कुछ अनहोनी हो गई तो? भैया, इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो आप? हम सही सलामत जाएंगे और वापस भी आएंगे। विशाल, मेरी एक पॉलिसी है, मैं अपने बच्चों के साथ दूर की ट्रैवल कभी भी करना पसंद नहीं करती। हम किसी एक को घर पर छोड़कर जाते हैं ताकि किसी दुर्घटना में सबकी जान ना चली जाए, ऐसा मेरा मानना है और मुझे यही ठीक लगता है। जान को लेकर इतना फिक्र नहीं करना चाहिए सासू माँ। हमारी मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होती, मौत कभी भी कहीं भी आ सकती है। आपकी उम्र को देखते हुए लगता है कि आप कभी भी टपक सकती हैं। अब तुम चुप रहोगी? गायत्री, गायत्री उस बॉक्स को नीचे ना गिरा दे। पैर पर गिरेगा तो चोट लग सकती है। वो उतना वजन नहीं है, नहीं लगेगी चोट। उसमें प्रतिष्ठानपुर से लाए गए पत्ते हैं। नैनी, उस पत्ते को अपने साथ ले जाने से हो सकता है कि अच्छा हो। ठीक है साहब जी, मैं भी यही सोच रही थी। बच्चे जो है ना, भगवान का रूप होते हैं, यूं ही नहीं कहा जाता। गायत्री की सूचना में कोई न कोई अर्थ होता ही है। बातें करने बैठ गए हैं तो यही टाइम हो जाएगा। अंधेरा होने से पहले लौटना पड़ेगा। चलो निकलते हैं। ऐसे ही निकलोगी? मेरी साड़ी को क्या हुआ है? सब तो अच्छा ही कह रहे हैं। अपना शौक एक साइड में रखो सुमन। नागपुर को तुम माधवपुर या कोंडापुर समझ रही हो क्या? वो एक जंगल है
वहाँ इंसान कम और क्रूर जानवर ज्यादा होते हैं। वहाँ सोने की कीमत का पता नहीं हो सकता और ऐसी सुनसान भयानक जगहों पर चोरों की आबादी भी कुछ ज्यादा ही होती है। हाँ बहू, गहने चुरा ले जाएंगे। शायद +1 ऑफर के साथ तुम्हें भी ना उठा ले जाए बहन। ले तो जाए पहले। हे, वो गहने उतार कर अपने कमरे में रखकर भी तो जा सकती है ना। ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? वो मेरे घर पर ना होने की वजह से गहने चोरी हो गए तो? मैं हूँ ना यहाँ। इससे बड़ा चोर और कौन है? क्या कहा तुमने? मैं ये बोल रही थी कि सासू माँ के होते हुए ऐसे कौन से चोर की हिम्मत है कि वो घर में घुस जाए? हाँ, नहीं मम्मी, इसके कहने का मतलब कुछ और था। मेरी बातों का मतलब निकालते निकालते शाम हो जाएगी। आप लोग चल रहे हो या नहीं? जल्दी से बता दो मुझे। ये गहने साड़ी उतार कर अलमारी में रख देती हूँ और आती हूँ। हाँ ठीक है, तुम 5 मिनट में आ जाना। ठीक है, हटिए जरा। गायत्री को मैं, गानवी को मेरी बीवी, पुंडरी को भाभी, हम तीनों एक एक को संभाल लेंगे। मैं भी तो यहाँ पर हूँ। बच्चों का ख्याल मैं भी अच्छे तरह से रख सकती हूँ। दीदी, चलिए दीदी, हम भी साड़ी बदल लेते हैं। हाँ